अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इजरायली फलस्तीन वॉर की आखिर वजह क्या है, ये सब कैसे और कब शुरू हुआ और क्या वजह है जो आज फिर ये वॉर करने पे तुले हुए हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको बैक इन द विजुअल हिस्ट्री। इजराइल और फलस्तीन के बीच में कौन गलत है और कौन सही है, इन दोनों का आपस में झगड़ा किस चीज का है और इन सब में ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। दोस्तों, ये टॉपिक दुनिया के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक है और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम न्यूट्रल रहकर सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें ताकि किसी भी शख्स को एतराज ना हो। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले फलस्तीन में किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं था। यहाँ मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन इनके साथ ज्यूज और क्रिश्चियंस भी खुशी खुशी रहते थे। उस वक्त ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इस मैप पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर यूरोप से लेके नॉर्दर्न अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के काफी हिस्सों तक फैली हुई थी, जिसको सुल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। कुछ अरब लीडर्स थे जो ऑटोमन एम्पायर्स के रूल से काफी तंग थे। वो खुद को यहाँ से आजाद करवाना चाहते थे और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो ऑटोमन एम्पायर के दुश्मन ब्रिटिशर्स से जा मिले। ब्रिटिशर्स ने उनसे वादा किया कि अगर वो जंग में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ उनकी मदद करेंगे तो बदले में उनको आजाद देश दिया जाएगा। और ऐसा ही एक वादा ब्रिटिशर्स ने यूरोप में मौजूद ज्यूज से भी किया था। ज्यूज शुरुआत से ही एक ऐसी कौम रही है जिनका दुनिया में कोई पक्का ठिकाना नहीं था, यानी उनका अपना मुल्क कोई नहीं था। वो जहाँ भी रहते थे माइनॉरिटी ही कहलाए जाते थे। यूरोप में मौजूद ज्यूज पहले ही काफी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। उनको नफरत की निगाह से देखा जाता था और कई मकामात पर तो उनको कत्ल भी कर दिया जाता था। पर ऐसा क्यों था? उसके पीछे एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। कई सदियों तक क्रिश्चियंस ये मानते थे कि वो ज्यूज ही थे जिनकी वजह से जीसस क्राइस्ट की मौत हुई थी। बस इसी मेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूरोप में क्रिश्चियंस ज्यूज को बर्दाश्त नहीं करते थे। दुनिया भर में फैली ज्यूइश कम्युनिटी का नेटवर्क जैसे आज स्ट्रॉन्ग है, वैसे पहले भी काफी स्ट्रॉन्ग था। वो फलस्तीन में अपना अलग देश पाने की मूवमेंट को जियोनिज्म कहते थे। इस मूवमेंट की शुरुआत 1896 में थियोडर हर्ट्जल नामी एक ज्यूइश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने की थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ज्यूइश स्टेट मिलता है। इसमें भी उन्होंने लिखा था कि यूरोप में मौजूद ज्यूज को अगर सुकून की जिंदगी गुजारनी है तो फलस्तीन में अपना अलग देश बनाना होगा। शुरुआत में कई ज्यूज इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे। वो कहते थे कि हम एंटी सेमिटिज्म यानी ज्यूज के खिलाफ नफरत की वजह से अपनी कंट्री को क्यों छोड़ दें। लेकिन देखते ही देखते ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल शक्ल में बदल गया। फिर दुनिया भर के ज्यूज फलस्तीन का रुख करने लगे। उनको अपनी ही कम्युनिटी की जानिब से फंड किया जाने लगा। उनको वहाँ बिजनेस और फैक्ट्रीज लगाने के लिए पैसे भी दिए जाने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे यानी यूरोप ज्यूज से भी वादा किया था कि वो फलस्तीन में उनकी अपनी कंट्री बनाने का मौका देंगे। फिर काफी अरसे के बाद जब 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, जिसमें ऑटोमन एम्पायर को पूरी तरह से शिकस्त हो रही थी, 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बैल्फोर ने ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी के हेड लियोनेल वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड के नाम लेटर लिखा। इस लेटर में लिखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि ज्यूज फलस्तीन में आकर अपनी अलग कंट्री बना लें। रॉथस्चाइल्ड को ये यकीन दिलाया गया कि इस काम के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको फुल सपोर्ट करेगी और साथ ही ये भी लिखा गया था कि इससे यहाँ पहले से रहने वाले मुस्लिम्स को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। बैल्फोर के लेटर लिखने के 1 महीने बाद ब्रिटिश सोल्जर्स आए और उन्होंने फलस्तीन पर कब्जा करके ऑटोमन एम्पायर का 400 साल का राज खत्म कर दिया। पर सवाल ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यूज को अपनी अलग कंट्री देकर बदले में क्या पाना चाहते थे। तो असल में ब्रिटिशर्स को सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि ऑटोमन एम्पायर के जाने के बाद यहाँ कोई ऐसी स्टेट बनाई जाए जो फ्यूचर में उनका साथ दे सके। इसीलिए उन्होंने ज्यूज से अलग कंट्री का वादा तो किया था, लेकिन बदले में ज्यूज से भी ये प्रॉमिस लिया था कि वो अपनी अलग कंट्री बनाने के बाद ब्रिटिशर्स का साथ नहीं छोड़ेंगे। पहले ऐसा होता था कि जंग में जो कंट्री जीत जाती थी वो अगली कंट्री पर कब्जा करके उस पर अपना राज चलाना शुरू कर देती थी, तब तक जब तक वो खुद इंडिपेंडेंट ना हो जाते। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के हिस्से में फलस्तीन आया था। उन्होंने वहाँ ज्यूइश कॉलोनी बनाने की भरपूर कोशिश की और उसमें कामयाब भी हुए। लेकिन फलस्तीन के अरब्स जो ऑलरेडी वहाँ रहते थे, उनका मानना है कि ब्रिटेन ने हमसे हमारी आज़ादी के बारे में एक बार भी नहीं पूछा।
1919 में आर्थर बैल्फोर ने एक मेमोरेंडम लिखा जिसमें लिखा हुआ था कि फलस्तीन में पहले से रहने वाले अरब से उनकी मर्जी के बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है। फलस्तीन के अरब्स की नज़र में ब्रिटेन का ज्यूज के लिए बनाया गया कानून काफी नरम था। फलस्तीन में दुनिया भर से ज्यूइश इमिग्रेंट्स का आने का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने वहां अपने स्कूल्स और फैक्ट्रीज शुरू की और ब्रिटिशर्स की मर्जी से अपनी एक छोटी आर्मी भी बना दी जिसको हगैना कहा जाता है। फलस्तीन के अरब्स के पास ये सोचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि ब्रिटिशर्स हमारी आज़ादी पर तो कोई काम नहीं कर रहे बल्कि हमारी ही जमीन किसी और को दे रहे हैं। कुछ सालों तक वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन 1939 में वहाँ के अरब्स ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स के सामने आवाज उठाने का एक ही मतलब था, गद्दारी। फलस्तीन के अरब्स को ऐसा करने पे कड़ी सजा दी गई। कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और कुछ लीडर्स को फलस्तीन से निकाल दिया गया और कुछ को फांसी दे दी गई। लेकिन फिर भी फलस्तीन के अरब्स ने अपनी स्ट्राइक खत्म नहीं की और इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मामले को सुलझाने के लिए एक पील कमीशन बनाया। इस कमीशन ने फलस्तीन में अनरेस्ट का ये सोल्यूशन निकाला कि फलस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। ये सोल्यूशन भी फलस्तीन के अरब्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि असल में अनरेस्ट तो था ही इस बात पर कि फलस्तीन डिवाइड क्यों हो रहा है। 1939 तक उनकी स्ट्राइक ब्रिटिश गवर्नमेंट के व्हाइट पेपर रिलीज होने तक चलती रही। इस व्हाइट पेपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फलस्तीन की पिछली 20 साल की सिचुएशन को नजर में रखते हुए एक पॉलिसी पब्लिश की थी। इस पॉलिसी में सबसे पहले तो पील कमीशन को रिजेक्ट किया गया, जिससे अरब्स की स्ट्राइक खत्म हो गई। इसके अलावा फलस्तीन में नए आने वाले ज्यूइश इमिग्रेंट्स पे पाबंदी लगा दी गई और जो ज्यूज पहले से फलस्तीन में मौजूद थे उनको अरब्स की जमीन खरीदने से रोक दिया गया। साथ ही ये भी फैसला हुआ कि अगले 10 सालों में फलस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए और वो ज्यूइश लोगों की भी होम कंट्री होगी। जियोनिस्ट के लिए ये व्हाइट पेपर किसी धोखे से कम नहीं था। ये व्हाइट पेपर पहली बार ज्यूज और ब्रिटिशर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर गया। उन्होंने व्हाइट पेपर मानने से इनकार कर दिया और पूरे फलस्तीन में ब्रिटिश गवर्नमेंट पे हमले शुरू कर दिए, जिसमें कई लोकल फलस्तीन भी मारे गए। ये हमले कई महीनों तक चलते रहे, लेकिन फिर कुछ इससे भी ज्यादा बड़ा हुआ जिसने सबकी अटेंशन घेर ली। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। जहां ये जंग दुनिया भर में 6 करोड़ लोगों की जान ले गई, वहीं हिटलर ने अपने डेथ कैंप्स में 60 लाख यूरोपियन ज्यूज को बड़ी बेदर्दी से मार दिया। इस वाकये को हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। 1941 और 1945 के दरमियान यूरोप में रहने वाले 66% ज्यूज को हिटलर ने कत्ल कर दिया था। बचने वाले ज्यूज के पास फलस्तीन जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि एक तो ये उनके लिए बहुत होली प्लेस थी और दूसरा वहाँ ज्यूइश कम्युनिटी पहले से ही आबाद थी। उन्होंने वहाँ ब्रिटिशर्स के तरफ से लगाई गई इमिग्रेशन के लिमिट के बावजूद भी फलस्तीन में माइग्रेट करना शुरू कर दिया। पर फलस्तीन में भी हालात कहाँ ठीक थे। वहाँ व्हाइट पेपर के खिलाफ अभी तक जियोनिस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिशर्स अब थक चुके थे और अब उनमें हिम्मत नहीं थी कि फलस्तीन में जियोनिस्ट के खिलाफ भी लड़ें। लिहाजा 1947 में उन्होंने यहाँ से निकलने का फैसला किया और फलस्तीन में अपना फैलाया हुआ रायता उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के गले में डाल दिया कि वो इस इशू का कोई सल्यूशन करें। उस वक्त फलस्तीन में ज्यूज की तादाद 6,30,000 थी, जबकि 1,43,000 क्रिश्चियंस और 11,81,000 मुस्लिम्स थे। ये फिगर एक इटालियन ज्यूइश डेमोग्राफर सर्गियो डेला ने दिए थे। देखा जाए तो उस वक्त यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन क्लियरली ज्यूज से डबल थी, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने फलस्तीन के पार्टीशन प्लान में 55% लैंड ज्यूज को देने का प्रपोजल दिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस प्रपोजल को 72% वोट मिले और ये फाइनल कर दिया गया कि फलस्तीन का 55% लैंड ज्यूज को मिलेगा, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने आज तक कभी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि सिर्फ 30% ज्यूज को 55% लैंड कैसे दे दिया गया। उस वक्त यूएन की असेंबली में इंडिया की भी प्रेजेंस थी और इंडिया ने भी इस फैसले के खिलाफ वोट डाला था। उस वक्त के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने यूएन के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई थी और कहा था कि यूएन के
इंडियन एम्बेसडर को जियोनिस्ट की तरफ से रिश्वत ऑफर की गई थी कि वो उनके हक में वोट डालें। बहरहाल यूएन की इस रेजोल्यूशन को तमाम अरब कंट्रीज ने रिजेक्ट किया और फलस्तीन में अब जियोनिस्ट और पैलेस्टीनियंस आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर वार किए जाने लगे, लेकिन ऑब्वियसली ज्यूज की मिलिट्री काफी स्ट्रॉन्ग थी तो पैलेस्टीनियंस उनका मुकाबला नहीं कर सके। 14 मई 1948 डेविड बेन गुरियन ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ इजराइल बनाने का ऐलान कर दिया। वो इजराइल के पहले पीएम बन चुके थे। 1948 में तमाम अरब नेबरिंग कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पर हमला करने का फैसला किया, क्योंकि एक तो उन्होंने पहले से ही यूएन के खिलाफ वोट किया था और दूसरा उनके नजर में ये ब्रिटिशर्स का नया तरीका है हमारे मुल्क पर कब्जा जमाए रखने का। ये पहली अरब इजराइल वॉर थी जिसमें 5 अरब कंट्रीज एक छोटे से इजराइल पर हमला करती है, जिसको बने अभी चंद महीने ही हुए हैं। लेकिन इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज की सपोर्ट थी और हकीकत में उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी थी, लिहाजा अकेले इजराइल ने 5 अरब कंट्रीज को डिफीट कर दिया। जंग खत्म होने के बाद यूएन ने जो फलस्तीन के लिए एरियाज चुने थे, इजराइल अब उन पर भी कब्जा करके बैठ गए हैं। वेस्ट बैंक जॉर्डन के कब्जे में आ जाता है और गाजा स्ट्रिप इजिप्ट के कंट्रोल में। 1967 में एक और अरब इजराइल जंग होती है, जिसमें इजराइल न सिर्फ वेस्ट बैंक बल्कि गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के पूरे सिनाई पेनिनसुला पर भी कब्जा कर लेता है। इस सब के बीच फलस्तीन के लोग अपना खुद का मुल्क बनाना चाहते हैं। इसी मकसद से उन्होंने अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसको पीएलओ यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। शुरू में ये हथियार उठाकर फोर्सफुली अपना एक अलग मुल्क पाने की कोशिश करते हैं। अपनी आवाज उठाने के लिए पीएलओ ने कई प्लेन्स और शिप्स भी हाईजैक किए। इसीलिए अमेरिकन और इजराइल की जानिब से पीएलओ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया और कई कंट्रीज पीएलओ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती थी। वो इनको सिर्फ रेवोल्यूशनिस्ट समझते थे जो खुद का मुल्क बनाना चाहते हैं। 1974 में पीएलओ को यूनाइटेड नेशंस में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, इस बिना पे कि ये फलस्तीन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसके बाद 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच पीस टॉक्स कामयाब हो जाते हैं और इजिप्ट पहली अरब कंट्री बन जाती है जो इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है। इस पर इजराइल को उनका सिनाई पेनिनसुला वापस कर देता है, लेकिन 2 सालों के बाद इजिप्ट के पीएम को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ से मार दिया जाता है कि कैसे उन्होंने इजराइल के साथ समझौता कर लिया। इतने अरसे तक वेस्ट बैंक पर इजरायली ऑक्यूपेशन की वजह से काफी सारे ज्यूज वहाँ पर भी अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर एतराज करती है क्योंकि ये असल में 1947 यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के खिलाफ थी। वेस्ट बैंक का एरिया असल में फलस्तीन के लिए रखा गया था, लेकिन इजराइल ने वहाँ पर भी कब्जा करके अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया। 1992 में एक बार फिर इजराइल और पीएलओ में पीस टॉक्स होते हैं। पीएलओ के लीडर यासिर अरफात ही इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं और इजरायली पीएम यित्ज़हाक राबिन पीएलओ को रिकॉग्नाइज करके ये तस्लीम करता है कि पीएलओ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फिर ये होता है कि इस दौरान पीएलओ भी स्प्लिट हो जाती है। उनका एक दूसरा विंग जो चाहता है कि इजराइल से किसी तरह का भी समझौता ना किया जाए, वो बन जाता है, जिसको आज हम हमास के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ इजराइल का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी अपने पीएम के खिलाफ जाकर ये कहता है कि फलस्तीन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे पीस टॉक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएलओ और इजराइल पहली बार आमने सामने आकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर मसला ये था कि वेस्ट बैंक में ऑलरेडी काफी इजरायली अपना घर बना चुके हैं, वो भी इजरायली गवर्नमेंट की मर्जी से। तो सोल्यूशन ये निकाला गया कि वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, ए, बी और सी। ए एरिया में सिर्फ फलस्तीन यानी पीएलओ की कंट्रोल में होगा, एरिया बी दोनों के कंट्रोल में होगा और एरिया सी सिर्फ इजराइल की कंट्रोल में होगा। यानी 1947 में बनाया गया यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। फलस्तीन को वेस्ट बैंक में सिर्फ गिने चुने टुकड़े ही मिल पाते हैं जहां वो अपनी गवर्नमेंट चला सकें।
खैर PLO ने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर 1995 में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सारे पीस टॉक्स की धज्जियां बिखेर दी। जूइश एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने अपने ही PM का कत्ल कर दिया। किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि वेस्ट बैंक के आसपास भी कोई फलस्तीन बसे। 1996 में फलस्तीन के पहले इलेक्शंस होते हैं और फलस्तीन की पहली गवर्नमेंट बनती है, लेकिन हमास जो कि फलस्तीन का मिलिटेंट विंग है वो इस बात से खुश नहीं होता और इलेक्शन से बॉयकॉट कर देता है। न सिर्फ ये बल्कि वो इजराइल में कई सुसाइड बॉम्ब्स भी करवाता है, जिससे इजराइल और फलस्तीनियन लोगों के बीच नफरत पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस वाक़ये के बाद इन दोनों के क्लैशेस आपस में होते रहते हैं। इससे बचने के लिए इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपने सेटलमेंट्स के इर्द गिर्द कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी, जिससे फलस्तीनियंस का रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। फिर 2006 में फलस्तीन में दोबारा इलेक्शंस होते हैं और अब की बार हमास जीत जाता है। इससे PLO की पार्टी फतेह और हमास के बीच सिविल वॉर छिड़ जाती है और फलस्तीन दो टुकड़ों में बट जाता है। आज गाजा स्ट्रिप पर हमास का होल्ड है और वेस्ट बैंक के छोटे छोटे टुकड़ों में PLO यानी फतेह की गवर्नमेंट है। ज्यादातर जो इजराइल और हमास के झड़पें होती हैं उनमें यही गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर रॉकेट्स फायर किए जाते हैं। इसी वजह से इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के गिर्द घेरा तंग करके एक बहुत बड़ी फेंस खड़ी कर दी। आज हर दूसरे तीसरे साल हमास और इजराइल दोबारा शिद्दत इख्तियार कर लेता है। पिछली बार 2021 में ऐसा हुआ और अब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर रॉकेट फायर किए। ये था इजराइल और पैलेस्टीन का वो कॉन्फ्लिक्ट जो पिछले 100 सालों से शक्लें बदल कर आज तक अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। हमने इस टॉपिक को बड़ी एहतियात से किसी भी रिलीजन को टारगेट किए बगैर सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स के जरिए कवर करने की कोशिश की है। आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।